तो दोस्तों एक बार फिर प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए क्लास 12th मैथ्स की प्रोबेबिलिटी हम 3 असाइनमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, 13 लेक्चर्स आप देख चुके हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले उनको भी देखना बनता है अगर आप इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हमारी क्लास थ्योरी और न्यूमेरिकल्स होंगे बेस थ्योरम में। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और इससे पहले हमने किया था इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल वगैरह वगैरह। आज हम शुरू करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम की आपको अब मैं थ्योरी कराता हूँ। इससे पहले हम बेस थ्योरम करें, हम पहले करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर से ना एक बारी उसको मेरे को करना बनता है आपके लिए ना। ऑलराइट, सो आई विल डू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर यू। ओके, और उसको ना मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ आपको। ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स भी हो गए। ये ना बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर बनता है। ये देखिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था, एक एग्जांपल से ले लेते हैं ना, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज मेरे पास 2 बैग्स हैं, इसमें 2 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं, दूसरे बैग में 3 वाइट हैं, 5 ब्लैक्स हैं। सबसे पहले क्या है, आपको एक बैग सेलेक्ट करना है। फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग यू हैव टू ड्रॉ ए बॉल एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज वाइट। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट ए बैग। तो इसमें ना 2 स्टेज हो गए एक्सपेरिमेंट्स के। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया टू सिलेक्ट ए बैग, वो होने के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग ड्रॉ अ बॉल। सो जो पहला एक्सपेरिमेंट होगा उसकी जो इवेंट्स होंगे उनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना जरूरी है, तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी काम करेगा। और इसमें ना हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं H1 एंड H2। तो व्हाट विल बी H1? इवेंट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, इवेंट सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। सो इसमें अंडरस्टूड होगा, अगर कुछ नहीं दिया तो ये अंडरस्टूड होगा कि बोथ द बैग्स आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 क्या होगा? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 भी क्या होगा? और अगर नहीं होगा इक्वली लाइकली तो ये कोई कंडीशन देंगे ना हमें, हम उसको यूज कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे H1 and H2 are mutually exclusive and exhaustive events. Obviously, you are not going to select both the bags at the same time, and you are definitely going to select one of the 2 bags. So clearly, H1, H2 are mutually exclusive and exhaustive events. जब भी तो इनकी sum of their probabilities is 1. अब हम कर लेते हैं G, another एक event define करते हैं। Okay, G is equal to, G is a event white ball is drawn. अब सेकेंड स्टेज एक्सपेरिमेंट क्या है, आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड द बैग, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज वाइट। ओके, नाउ व्हाट इज G oblique H1? G की जगह ना मैं नया दूसरा सिंबल ले रहा हूँ। ओके, ई ले रहा हूँ, जो बुक्स में पॉपुलर सिंबल है ना उसी पे अटक जाते हैं हम। ऑलराइट, ई डाल देते हैं इसको भी ई डाल देते हैं। ओके, अब बताइए ई oblique H1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है H1 हो गया है, मतलब ये बैग आपके सामने है, यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल। तो कितना हो गया? 2/5। और ई oblique H2 क्या होगा? ई oblique H2 का मतलब क्या है? सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड एंड यू आर गेटिंग ए वाइट बॉल, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 3/8। ऑलराइट, अब करना क्या आपको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है आपको। सो हाउ कैन यू गेट ई? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ और ये जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर हम 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए हाउ कैन इट हैपन, यू सिलेक्ट बैग 1 एंड हैविंग सिलेक्टेड बैग 1 यू गेट ए वाइट बॉल। देखो ना कितना ऑब्वियस है रटना भी। यू सिलेक्ट बैग 1 एंड हैविंग सिलेक्टेड बैग 1 यू गेट ए रेड बॉल, वाइट बॉल सॉरी। और का मतलब प्लस, यू सिलेक्ट बैग 2, ये हो गया, एंड का मतलब हो गया इनटू, हैविंग सिलेक्टेड बैग 2 ये हो गया,
you get a white ball. So this is called law of total probability. अब तुम कहोगे सर ये तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करा रहे हो, व्हाट इज बेस थ्योरम? ओके, सो बेस थ्योरम क्या बोलती है? बेस इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी. ओके, लेट्स नॉट गो इनटू द नेम. इसमें क्या बनेगा? इसमें ऐसे होगा, इफ द बॉल इज वाइट, if the ball is white, find the probability it came from bag 1. Find the probability it, यार ये ना लैंग्वेज वो अच्छी नहीं आ रही है राइटिंग. It came from बैग 1. ये हो गया आपका, उल्टा हो गया ये. तो बेस थ्योरम में ऐसे होगा, ठीक है. इफ द बॉल इज वाइट फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बैग 1. तो इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं, हम डिराइव नहीं करेंगे फॉर्मूला, ठीक है. इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो गया है, क्या हो गया है? बॉल इज वाइट. क्या निकाल रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1. तो ये समझ में आ रहा है ना, जो स्लैश के बाद लिखा होता है वो हो गया है, जो ऊपर लिखा है वो निकालना है. अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H1, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगा, जो अभी अभी हमने ऊपर किया था. कहाँ किया था? ये किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E. ये नीचे ये सब आएगा. तो इसको हम प्रॉपर लिख देते हैं नीचे. ये देखो, तो नीचे क्या आने वाला है आपका? नीचे आने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक H1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H2. और अगर एक और होगा, 3 होंगी, H1 H2 H3, तो एक टर्म और आ जाएगी डिनोमिनेटर में. अब ये है बेस थ्योरम का फॉर्मूला. तो इसकी जो थ्योरी है ना, बहुत ही स्मॉल थ्योरी थी, बस दैट्स इट. अब 2 टाइप के बेस क्वेश्चंस होंगे. तुम कहोगे ये कौन सी नई कहानी आ गई? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है. फॉर्मूले को मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लिखेंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा. 2 टाइप के बेस क्वेश्चंस होते हैं. ये देखिए, बहुत फनी सा है, इजी बेस एंड टफ बेस. तुम कहोगे ये क्या आप बोल रहे हो सर? ओके, मैं बताता हूँ आपको. जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं ना, तो हमारा प्राइमरी कंसर्न पता है क्या होता है? हमें ये समझ में आ जाए कि ये बेस का क्वेश्चन है. लैंग्वेज पढ़ के ना कई बार हमें समझ में नहीं आता ये बेस का क्वेश्चन है, और वहां हम फंस जाएंगे, क्योंकि जब हम स्ट्राइक ही नहीं करेगा बेस का है, हम वो बेस की तरीके से सोचेंगे ही नहीं. तो इजी बेस में ना फट से पता लग जाता है कि ये बेस का क्वेश्चन है. टफ बेस में यही नहीं पता लगता कि ये बेस का क्वेश्चन है. वहां बहुत फंसते हैं हम. वहां मैं आपको एक मेथड बताऊंगा ना, मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूं. 3 ही बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल बिल्कुल समझ में आता है कि ये क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का है, तो हम देखेंगे ये रैंडम वेरिएबल का नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नहीं है, मतलब तो फिर ये बेस का होगा. तो इजी बेस पढ़ के ही पता लगता है बेस है, टफ बेस पढ़ के पता भी नहीं लगता कि ये बेस का है. तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आप अप्रिशिएट करेंगे. एक बार ये आपका फैसला हो गया कि ये बेस का है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ टू डिफाइन E एंड हाउ टू डिफाइन H1. तो मैं ना ऐसे बोलता हूँ हिंदी में, जो हो गया है वो E है, ऐसे बताता हूं. जो हो गया है वो E है, जो निकालना है मेरी हिंदी भी ना इतनी अच्छी नहीं है, जो निकालना है वो H1 है. और इसमें भी एक चीज मैं बताता हूं, जब आप E डिफाइन करेंगे ना क्वेश्चन पेपर में, जो हो गया है ना उसको अंडरलाइन करना, और वही वर्ड्स वर्बेटम लिखना E में. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पढ़ोगे, लिखते हुए आप 1-2 वर्ड्स हेर फेर कर दोगे और पूरा मतलब बदल जाएगा. सो आई एम गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन, ए वेरी फेमस क्वेश्चन. A speaks truth 3 out of 4 times. He rolls a die and announces it is a 6. Find the probability it is actually a 6. 3 बारी बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल है. देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के पता भी नहीं लग रहा कि ये बेस का है.
A speaks truth 3 out of 4 times. He rolls a die and announces it is a 6. Find the probability it is actually a 6. अब उसमें ये भी नहीं पता लगेगा आपको, मैं चैलेंज है जब मैं क्लास में कराऊंगा ना वो नंबर आएगा उस क्वेश्चन का, आप ये भी नहीं बता पाएंगे क्या E है और क्या H1 है। एक तो पहली बात तो आपको ये नहीं पता लगेगा वो बेस का है। चलो आपने किसी तरह पता कर लिया कि ये बेस का है, गारंटी दे रहा हूँ चैलेंज है, आप E और H1 नहीं बताएंगे उसमें करेक्ट। पता है क्या होगा, आप पढ़ेंगे, आप कुछ लिखते हुए आप शब्द चेंज कर देंगे, एक वर्ड चेंज होने से पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ जो हो गया वो ई है और उसके शब्द कैसे लेना, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना और वही वर्ड्स वर्बेटाइम ई के आगे लिख देना, लेट ई इज इक्वल टू इवन कोलन जो क्वेश्चन पेपर में से निकाला, और ऐसे ही H1 में। अब H2 और H3 क्या होंगे, वो उसके भाई बहन होंगे जो H1, H2 और H3 को कंप्लीट करेंगे, मतलब उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनाएंगे, तो वो होंगे आपके H2 एंड H3। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब इसको हम बोलेंगे प्रैक्टिस पेपर 4, ठीक है। अब ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 4 ये रहा। तो दिस अगर आपको ये कहाँ मिलेगा, वही नीचे लिंक में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिंक होगा। सो अब हम शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं बच्चों लोग, प्रैक्टिस पेपर 4 बेस के ऊपर, और शुरू के सारे क्वेश्चन इजी होंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ओके। ये अभी इसी कर देते हैं, मैं वो डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ ही देता हूँ, आपके पास असाइनमेंट नीचे मिलेगा ही, ठीक है। इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स A, B and C मैन्युफैक्चर 25%, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट्स। मेरी ना एक फैक्ट्री है जिसमें मैं बोल्ट बनाता हूँ, मैंने 3 मशीनें लगाई हुई हैं ABC और उनकी परसेंटेजेस दी है। ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, ब्ला ब्ला ब्ला। इसको हम बाद में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास 3 मशीन है A, B एंड C। A मशीन जो है 25% प्रोडक्शन की बनाती है, B 35% और C 40%। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, देखना। ऑलराइट, हो गया ना 100, ओके। 25 प्लस 35 70, नहीं 60, 60 प्लस 40। इसके अंदर जो मशीन A से बन के आएंगे ना प्रोडक्ट्स, उसमें से 5% डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। इसके 4% डिफेक्टिव होंगे, और मशीन C लगता है सबसे लेटेस्ट मशीन है, बताओ क्यों। आउटपुट भी उसकी सबसे ज़्यादा है 40% और डिफेक्टिव आइटम्स भी सबसे कम है। जैसे मैंने फैक्ट्री में ना ग्रेडेड मशीन लगाई, शुरू में एक मशीन लगाई, काम बढ़ गया, दूसरी मशीन लगाई, काम और भी बढ़ गया, तीसरी मशीन लगाई, तीसरी मशीन में 6 सालों के बाद लगाई, तो टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, मशीन की आउटपुट भी ज़्यादा आ रही है, डिफेक्टिव भी कम आ रहा है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोल्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, फाइंड ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, ओके। अब इसमें क्या होगा, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ए डिफेक्टिव बोल्ट। अब इसमें पता है क्या होगा, अब पढ़ के नहीं एकदम पता लग रहा है कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। पहले तो ना जो बोल्ट होगा ना, वो क्या मशीन A का बना है, क्या वो मशीन B का बना है, क्या वो मशीन C का बना है। तो हमें 3 इवेंट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो शुरू में पढ़ के ना एकदम स्ट्राइक नहीं करता है, जैसे वो वाला बड़ा करता है। 3 bags are given, one of the bag is selected, from the selected bag a ball is drawn, find the probability ball is green, red, whatever color। उसमें एकदम क्लियर होता है कि वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। इसमें नहीं क्लियर हो रहा है, इसमें लिखा है ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज डिफेक्टिव। नाउ बोल्ट विच इज डिफेक्टिव कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, इट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B और इट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन C। तो अब इसमें ना हमें इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। H1 इवेंट बोल्ट इज, मैन्युफैक्चर की बजाय मैं मेड लिख रहा हूं, ठीक है, मेड बाय मशीन A। H2 इवेंट मशीन B, H3 इवेंट मशीन C। Do you see that H1, H2, H3 are mutually exclusive and exhaustive events? Obviously bolt will be manufactured by either of the 3 machines and it will not be manufactured by 2 machines at the same time.
So H1, H2 and H3 are mutually exclusive and exhaustive events. आप मान लो कि पूरे आपके पास 100 बोल्ट है 100, तो उसमें 25 होंगे मशीन ए के, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25/100, और वैसे भी इस परसेंटेज को आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए 0.25, 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 क्या होगा 35/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ H3 हो गया। इतना डेटा क्लियर आपका, ठीक है। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि तीनों का सम 1 है, और ये प्राइमरी कंडीशन है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की और बेस थ्योरम की। आप देखो E इज द इवेंट, मैं यहां लिख दूं ऊपर, बोल्ट इज डिफेक्ट। ये बेस का क्वेश्चन नहीं है, अब ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। बेस का पता है कैसे बनेगा, ये बेस का ऐसे बनेगा, इफ द बोल्ट इज डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। अब बताइए व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक H1। पता है इसका मतलब क्या है, आई नो दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, तो इसके खराब होने की संभावना कितनी है 5% डिवाइड बाय 100। और अब तो मैं फटाफट लिख दूं E ओब्लिक H2 का मतलब क्या होगा, ये वाला नंबर आएगा डिफेक्टिव 4%। ये कितना हो जाएगा 4%, कितना हो जाएगा है ना, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, और E ओब्लिक H3 कितना होगा 2%। ओए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव नहीं होते, ये सम 1 नहीं होता है, होता है नहीं होता है तो नहीं होता है। इनका सम 1 होना जरूरी है। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है द बोल्ट इज डिफेक्टिव। नाउ हाउ कैन यू गेट ए डिफेक्टिव बोल्ट, आइए देखिए इधर, हाउ कैन यू गेट अ डिफेक्टिव बोल्ट। ये देखिए bolt is defective, it can happen in 3 ways. It is manufactured by machine A and is defective, बोलो, और it is manufactured by machine 2 and is defective. It is manufactured by machine 3 and is defective। बेस थ्योरम ना मैक्सिमम मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, ऐसे ना केस स्टडीज में बनेगा ये ज़्यादातर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 क्या था 0.25, और ये कितना था 0.05। ये ना सारे डेटा मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं लगता, सारा काम तो इसमें लगता है। और ये कितना था, ये रहा 0.40 इंटू 0.02। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो खत्म हो गया, बोलो। चलो जी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5 से। चलो भाई मेरी हेल्प करो भाई फटाफट। ऑल राइट, कितना आएगा 25 इंटू 5 125, और इसमें 4 जीरोज आएंगे, है ना जी 0.0125। 35 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 5 20, 2 करेगा 4 0 12 14, और इसमें भी 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, तो ये भी इतना होएगा। ठीक है जी मानस जी, ऑल राइट। और ये हो जाएगा 80.0 पहले 0.08.00, मेरे को लगता है गलती हो गई है 80 और 4 के बाद, हाँ ठीक तो है, ठीक है 40 इंटू 2 80 और 4 के बाद आएगा। अब इनको ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसको कहीं रफ में लिख के ऐड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में करेंगे तो 5 आएगा, बोलो, फिर 2 4 6 और 8 14, एक कैरी लगेगा तो वो यहाँ आएगा 2 3 0.0345, तो ये आंसर हमारे पास है भी, करेक्ट आंसर आ गया। ऑलराइट 0.0345। अब इसका सेकंड पार्ट करिए, इफ द बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। ये है बेस थ्योरम, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है सेकंड पार्ट, इफ द बोल्ट इज डिफेक्टिव। अब मेरे को डिफेक्टिव बोल्ट मिल चुका है और मैं निकालना चाहता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी कि क्या वो मशीन ए ने बनाया था। मेरे हाथ में एक बोल्ट है, मैं एक बोल्ट निकाला,
बहुत बड़ा एक बॉक्स है, उसके अंदर हजारों बोल्ट पड़े, मैंने एक बोल्ट निकाला और देखा अरे यार ये तो डिफेक्टिव निकल गया, अब मैं निकालना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी, क्या ये मशीन ए से बना था? तो ये हो गया बेस थ्योरम, इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला तो हम याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, और नीचे क्या आता है? नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, वही जो लंबा था फॉर्मूला बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 क्या था? थोड़ा ब्लैक बोर्ड को नीचे ड्रैग कर लेते हैं, देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कितना था? 0.25, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 0.25, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना था? 0.0345, और E ओब्लिक H1 कितना है? E ओब्लिक H1 भी हमारे पास ऊपर था, ये रहा, E 0.05, तो ये मेरा आंसर आ गया 0.05। अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना होगा? 125 ना, बोलो, और नीचे आएगा 0.0345, तो ये कितना हो जाएगा? एग्जाम में ना ऐसे मत लिखना, आगे एक के नीचे एक लिखना, मेरे को जिससे स्क्रीन को बार बार ऊपर ना करना पड़े, इसलिए मैंने सामने लिख दिया है, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। ऑलराइट, यू शुड राइट दिस बिलो दिस। ऑलराइट, अब ये 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 25 आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 45 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, सो 25/69। अब एक और चीज मांगी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। एक ही क्वेश्चन में ना सारे बेस के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अब इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इफ द बोल्ट इज डिफेक्टिव, इफ द बोल्ट इज E हो चुका है, यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, तो यहाँ पे H3 आएगा, क्योंकि H3 वाज द इवेंट दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, तो C, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, बोलो, और नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये मेरे को याद है अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H3 क्या था? 0.04 था, आप देख लीजिएगा, है ना, 0.40, और E ओब्लिक H3 था 2% था ना, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट मशीन थी ना, और ये कितना था? ये लीजिए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? ओके, बोलो जी, ये 0.0, 2 0 आएंगे, ये ना बीच में ना ब्लैक बोर्ड रुक जा रहा है लिखते हुए, ये देखो, ये अब आया, और नीचे आ गया 0.345। भाई देखो 40 इंटू 2 80 होता है, और 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 1 2 3 4, ये तो सबको पता ही है ना। अब इसको करो, कितना आ रहा है? ये यही लिख देता हूँ सामने यार, वही 80/345, 5 से काटें, 5 1 5, 5 6 30, 5, ये आ गया 16/69। अब क्वेश्चन ये नहीं था, पता, मैंने जानबूझ के पूरा क्वेश्चन नहीं बताया था, अब मैं पढ़ देता हूँ सेकंड पार्ट, सुन लीजिए। इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए और मशीन सी? तो अब इसका आंसर ये बनेगा, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। पहला वाला आंसर क्या आया था हमारा? 25/69, और ये कितना आया? देखो मैं दिखा देता हूँ पहला वाला कहाँ आया था, ये देखो, ये था 25/69। अब ये आप ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया जी? ऐड करेंगे 141 बाय, ये 69 लिखना है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 40। ठीक है ना, 41/69। चलिए, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, वो काफी इजी है। ये आपको असाइनमेंट मिलेगा कहाँ, आपको मालूम है ना, ये नीचे लिंक में मिलेगा आपको, इस एपिसोड नंबर 14 के। ए बैग X कंटेन्स 2 white 3 रेड, इसको नाम दिया गया है बैग X।
2 white and 3 red. Bag Y contains 4 white and 5 red. 4 white and 5 red. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. And is found to be red. तो ये हो गया, जो हो गया है वो ये, इसको अंडरलाइन कर देना, तो ये हो गया the ball is found to be red. Find the probability it came from bag Y. वो हो गया आपका H1 या H2 बोल दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर ना लैंग्वेज थोड़ी सी वियर्ड है, इसको और इजी लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं, one of the bags is selected at random, either bag X and bags Y. Both the bags are equally likely to be selected. From the selected bag, a ball is drawn and is found to be red. That should have been the clear language. आप पहले भी नोट कर चुके हैं, मैथमेटिशियन जानबूझ के ना पूरी लैंग्वेज साफ नहीं देते, बच्चों के लिए मुसीबत बनाते हैं, उनको अपने आप लैंग्वेज को क्लियर करना पड़ता है। इन्होंने ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि पहले एक बैग सेलेक्ट करना है फिर सेलेक्टेड बैग में से हाथ डाल के बॉल निकालनी, सीधा क्या लिख दिया, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम one of the bags and is found to be red. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. पता क्या होना चाहिए था, इसका मतलब है पहले हमें एक बैग सेलेक्ट करना है, फिर सिलेक्टेड बैग में से बॉल निकालनी है, वो रेड आई। तो लैंग्वेज प्रॉपर क्या होती, वन ऑफ द बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, और ये भी बोलना चाहिए था बोथ द बैग्स आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, ये भी नहीं बोला, वो हमारे ऊपर अंजम्पशन में छोड़ दिया ये। तो इससे हमें थोड़ी सी ना तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पे ना हम H1 करेंगे इवेंट bag X is selected, H2 is the event, bag Y is selected. Now what will be probability of H1? अब क्वेश्चन साइलेंट है ना, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे को यही मानना पड़ेगा both the bags are equally likely to be selected. क्या हो गया है, वो ई होगा। क्या लिखा है, बॉल इज वही लैंग्वेज ले लेते हैं ना, क्या लिखा है, इवेंट बॉल इज फाउंड टू बी रेड, मैं लैंग्वेज भी नहीं चेंज कर रहा, बॉल इज फाउंड टू बी रेड। डू यू नो व्हाट विल बी ई ओब्लिक H1? इसका मतलब है बैग X आ गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन द सेकंड बैग, 5/9। अब हमें निकालना क्या है, अब देख लो भाई क्या निकालना है, फाइनल आंसर आ रहा है, इफ द बॉल इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बैग Y। उसको मैंने H2 दे दिया, ऑर्डर में ठीक है ना, पहला वाला H1 दूसरा वाला H2। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है, ये तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके, पहले एक ही क्वेश्चन में हम एक्सपर्ट हो गए, बोलो ऐसे आएगा, और नीचे क्या आएगा, पूरा PE आएगा, PH1 इंटू PE ओब्लिक H1 प्लस PH2 इंटू PE ओब्लिक H2। वैसे तो है ना मैं ये सब काट सकता हूँ H1 H2 ये वाले, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिख के काट दूंगा, अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट काटूंगा। मतलब डायरेक्ट क्या है मेरा, ऐसे देखो ना, ये 1/2 है और E ओब्लिक H2 कितना है 5/9, और यहाँ आएगा 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/9। ये 1/2 नीचे से कॉमन लेके यहाँ काट दिया, यही मैं कह रहा था कि यही मैं काट देता तो मैं नंबर भी नहीं लिखता, क्योंकि मेरे को पता था बोथ द बैग्स आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, बस। ओके, अब ऊपर क्या आएगा 5/9, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, क्या होगा नीचे एलसीएम 5 और 9 का, 5 9 45, यहाँ आ गया 3 9 27, 5 5 25। ओके, अब क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बोलो भाई, 5/9 नीचे क्या आएगा
ऐड करो, 52 आएगा ना। अब ये क्या बनेगा, 5/9, 45 ऊपर चला जाएगा अपॉन 52। कुछ कट रहा है, बोलो क्या कट रहा है? 5 किससे कट रहा है? नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करो फिर। ऑलराइट, कितना आएगा ऊपर? ये ना 3 से नहीं कट रहा है ये। 9 से कट रहा है ना। 9 5 जा, क्या हो गया तुम्हें मानस जी, कट रहा है ना? तो आपका आंसर क्या आ गया? 25/52। तो अभी आपने कौन सा क्वेश्चन देखा? आपने एक इजी बेस का क्वेश्चन देखा, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। फटाफट मैं ना इसको फिर से समझा देता हूँ। ये देखो, 2 बैग्स हैं, पहले बैग में 2 वाइट 3 रेड है, दूसरे बैग में 4 वाइट 5 रेड है। पहले एक बैग सेलेक्ट करना है, दोनों बैग की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो एक का 1/2 हो जाएगा, दूसरे का 1/2 हो जाएगा। उनको H1 H2 दे दिया। फर्स्ट स्टेज के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसकी जो इवेंट्स होती है, उनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना जरूरी है, मतलब सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इज 1। अब आपने एक बॉल निकाली और वो रेड है। इज द इवेंट द बॉल ड्रॉन इज रेड। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग? 3/5। इसमें से क्या होगी? 5/9। और उसको हम ऐसे लिखते हैं E/H1, 3/5 E/H2। इसका मतलब है बैग, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ। H1 बैग सेलेक्ट हो गया। इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इफ द बॉल इज रेड। क्या हो गया? E हो गया। इफ द बॉल इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बैग Y। बैग Y का मतलब H2 हो गया। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन E। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H2, और यही नीचे आता है। साथ में इसके भाई बहन भी आते हैं H1 वाले। अगर 3 होंगे तो एक टर्म और आ जाएगी। बस अब इसमें नंबर डाला, काटा पीटी किया और हमारा आंसर आ गया। तो इस एपिसोड में हमने एक थ्योरी की और 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट एपिसोड नंबर 15। तो अभी हमने इसमें क्या किया? हमने एक नया टॉपिक किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू इट वेरी सिंसियरली, बेस थ्योरम। ओके, सी यू।